हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जो है मानव जीवन पर जो है एक सीरीज चला रहे हैं, उसी क्रम में हम जो आगे बढ़ते हुए आज जो है हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और उसकी जो मुख्य सभ्यताएं हैं यानी लौह युग की जो यानी लौह काल में जो सभ्यताएं रही हैं उन पर हम चर्चा करेंगे जो शेष रह गई थी। तो इससे पहले हम जो है कांस्य युगीन की सभ्यताएं जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मेसोपोटामिया, मिस्र और हमारी चाइना की सभ्यता और भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो है जब हम लौह युग की बात करते हैं तो लौह युग में हम जो है ईरान की बात कर चुके हैं, यूनान की बात कर चुके हैं यानी ग्रीक की बात कर चुके हैं, और इसके साथ ही साथ जो हम इसके अलावा रोम सभ्यता की भी हम बात कर चुके हैं। और आज जो है हम बात करेंगे अरब सभ्यता की बात करेंगे और चाइना की सभ्यता की बात करेंगे। जो चाइना हमने देखा था जो मेसो मतलब कांस्य युग में, तो उसके बाद में हुआ क्या चाइना का वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे हम अमेरिका की शुरुआत कहां से होती है उसकी अब हम चर्चा करेंगे। यानी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में क्या स्थिति रही मानव जीवन की, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपने ये पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के जो है पहले इसको देख लें, ताकि जो है ये आने वाली जो वीडियो है जो हम आज बात कर रहे हैं इसको जो है आप आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अरब सभ्यता की। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं अरब सभ्यता की, जो शुरुआती सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि अरब सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो कबीलों के रूप में होती है। और ये जो सभ्यता है, खास तौर से अगर हम बात करें इस पर, तो ये अगर हम देखेंगे नीचे मैप में, अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम आए तो देखिएगा ये जो हमने अरब सभ्यता का जो मैप देखा है, ये है हमारा अरब, ये बनता है अरब यानी अरेबियन पेनिनसुला, है ना। तो यहां से जो आप देखेंगे ये है आपका बहरीन, और यहीं से बहरीन यानी इसको जो हम दुलुमन कहते थे, तो यहीं से जो है कबीलों के रूप में जो छोटी छोटी बस्तियां थी वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं, और यहीं से जो है शुरुआत होती है अरब सभ्यता की। कहने का मतलब यह है कि अरब सभ्यता की शुरुआत जो है वो बहरीन से शुरू होती है, उसके आसपास के क्षेत्र से शुरू होती है, न कि आज के जो मक्का या मदीना है वहां से, है ना। तो ये हमने देखा। और अगर हम बात करें इसमें जो है, इसीलिए इसको जो है हम बहरीन की सभ्यता या दुलुमन सभ्यता भी कहते हैं। यही इसका मुख्य कारण है ना। तो देखिएगा, खास तौर से हम देखेंगे जैसे कि हमने वैदिक सभ्यता में भी आगे देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में जो व्यक्ति जो रहे हैं कबीलों के रूप में रहे हैं, और जो उस पर शासन करने वाला जो जो भी राजा हो, तो वो भू क्षेत्र पर शासन नहीं करता था, बल्कि उन पर व्यक्ति पर ही शासन करता था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वहां की भू क्षेत्र होता था, यानी जहाँ जहाँ की जो ज्योग्राफी होती थी वहां पर वो शासन नहीं करता था, बल्कि वो वहां के कबीलों पर ही शासन एक प्रकार से करता था। तो ये हमने उसमें हम आगे भी देखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ये जो इसका जो सभ्यता है यानी अरब सभ्यता की जो सभ्यता मतलब सभ्यता है, वो यहाँ लगभग 800 बीसी से शुरू होती है, और खास तौर से जो है 800 बीसी से चलते चलते जो है लगभग एक मान के चलिए आपकी जो 650 के आसपास जाकर जो है ये सभ्यता धीरे धीरे कबीले के रूप में ही विकसित होती है, और जो है लगभग 650 ये बीसी है और ये एडी है। यानी इतने लंबे अंतराल के बाद में जो है, यानी लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 850 साल के आसपास जो है, यहाँ हम देखेंगे, सॉरी 850 नहीं, लगभग 1450 साल के आसपास जो है इसी सभ्यता चलती है। उसके बाद में जो है ये सभ्यता इसी रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और जब ये सभ्यता जो है एक नए रूप में अरब साम्राज्य में जो है स्थापित होती है, तब जाकर इसका मतलब एक नया रूप आता है जिसे हम कहते हैं अरब सभ्यता। तो अरब सभ्यता जो है हम पढ़ेंगे जो हमारा मतलब पूर्व मध्यकाल होगा, उसमें जाकर हम देखेंगे इसको। तो ये देखेंगे कि हम जो है बहरीन की सभ्यता या दुलुमन सभ्यता जो है एक लगभग 1450 साल तक जो है लगातार यूं ही धीरे धीरे विकसित होती रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई शासन व्यवस्था, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कोई वंश व्यवस्था नहीं थी। खास तौर से वही शासन हमने बताया कि जो है कबीलों के रूप में वो वहां पर सभ्यता का मतलब विकास हुआ, और उसी रूप में जो है वो शासन करते हुए थे। इसमें अगर हम देखेंगे, देखिए जैसा कि इसकी जो मुख्य विशेषताओं में अगर हम बात करें, तो मुख्य विशेषताओं में क्या है, यहाँ के लोग जो है प्राकृतिक पूजा करते थे,
लेकिन जो है समानांतर क्रम में एकाश्वरवादी प्रथा जो है प्रचलित हो गई थी। जैसा कि हमने देखा था जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ पर इसका उद्भव हुआ था, तो यहाँ से जो है कुछ लोग, जैसा हमने देखा था कि जब हजरत प्रोफेट जो अब्राहिम है, उनके बाद में जो हजरत इस्माइल है, तो उनका जो कबीला था वो इस ओर आ गया था, और वो यहाँ से जो है धीरे 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 जो है यहाँ पर जो है आकर बसे, और इनके जो है जो मान के चलिए ऐसे लोग जो थे जो एकेश्वरवादी थे, उन पर जो है फॉलो करा करते थे। तो ये लोग उस तरह के मतलब कह सकते हैं एकेश्वरवादी जो है प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित थी, है ना। और इसके अतिरिक्त क्या होता था, देखिए सामान्य लोग जो है यहाँ पर पूर्वजों की पूजा करते थे, यानी अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। और अगर मान के चलिए जब व्यक्ति उसकी डेथ हो जाती थी, तो उसकी जो शव है यानी उसकी जो डेड बॉडी है, उसको जो है जीवन में रखते थे कि उसको जो है क्या करते थे, दफनाया जाता था, है ना, दफनाया जाता था। और जो है अगर बात करते हैं दफनाने के बाद में जो है ये भी माना जाता था कि मरने के बाद में जो है जीवन है, इसलिए जो है लोग मरने के बाद में जीवन का जो है कि आस्था रखते थे कि मरने के बाद कुछ जीवन है, और इसलिए जो है उनको दफनाते समय जो है बहुत सारी चीजें उनके जो मतलब कह सकते हैं कब्र होती हैं, उनके साथ में जो है दफन किया जाता था, है ना। तो ये हमने देखा। इसके अगर अन्य विशेषता में देखें कि जो सभ्यता में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि एक शासन कैसा था, कबीलों के रूप में था, तो राजा एक प्रकार से था, और उस वक्त जो है वो राजा को माना जाता था कि ये ईश्वर का प्रतिनिधि है, और वो जो है यहाँ पर शासन करने के लिए भेजा गया है ना। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। अगर हम बात करते हैं इसमें समाज की, तो देखिएगा समाज जैसे कि हमने बताया वहां पर समाज जो है मुख्य रूप से कबीलों में ही बटा हुआ है। लेकिन वहां पर अगर हम बात करें समाज को एक प्रकार से, जब उसकी आर्थिक स्थिति पर हम देखते हैं, तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे होते थे जो शाही परिवार में रहते थे, कुछ लोग ऐसे रहते थे जो पुजारी लोग होते थे, कुछ श्रमिक लोग भी होते थे। तो इस प्रकार से जो है समाज भी जो है 3 वर्गों में ही बटा हुआ था, जैसे हमने पिछले वर्ग में देखा था, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। यानी कृषक हैं, श्रमिक हैं, और जो मतलब कह सकते हैं पशुपालक हैं, तो वो लोग जो है इसमें आ जाते थे निम्न वर्ग में। वहीं हम मध्यम वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग में व्यापारी लोग हैं, शिल्पकारी लोग हैं, छोटे छोटे, क्योंकि अभी जो है शुरुआत हो रही है, इसलिए शिल्पकारी जो लोग हैं बहुत ही कम है। जहां तक शाही और अधिकारी और पुजारी की बात है, तो यहाँ पर लोग जो है वही लोग इसमें शामिल होते, तो जो है शासन व्यवस्था को चलाते थे, वो इसमें लोग यहाँ पर शामिल हो जाते थे। तो इस तरह से जो हमने देखा कि ये अरब सभ्यता की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है, और धीरे धीरे जो है ये विकसित होते 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 जो है ये लगभग जो है 650 ईस्वी तक, यानी जब तक जो है अरब साम्राज्य की स्थापना होती है, यानी हजरत प्रोफेट मोहम्मद साहब जो है जब एक अरब साम्राज्य की स्थापना करते हैं, तब तक ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहती है। इसकी बात हम आगे करेंगे अब अरब साम्राज्य में, है ना। तो ये हमने देख लिया, है ना। तो आइए देखते हैं इसकी एक भौगोलिक स्थिति देखें। तो भौगोलिक स्थिति आपने बताई दी, हमने देख ली है। ये है हमारा, देखिएगा लाल सागर है, ये लाल सागर हुआ। इसके बाद में ये देखेंगे अदन अदन की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, ये पारस की खाड़ी है। आजकल जो पारस की खाड़ी और हॉर्मुज की जो संधि है वो देखिए यहाँ पर है, ये बहरीन हुआ। इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो जो ऊपरी क्षेत्र में है वो यूनानी जो है इन्होंने कब्जा कर लिया, यूनानी क्षेत्रों ने, यानी सिकंदर जो है यहाँ पर आ चुका है, और सिकंदर ने जो है यहाँ पर लगभग पूरे क्षेत्र पर जो है अपना आधिपत्य कर लिया है। और साथ ही साथ देखिए मिस्र वाले पार्ट पर भी जो है यहाँ पर यूनान का ही कब्जा है ना। तो ये स्थिति हमने देखी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए चाइना को लेकर के, जैसे कि हमने देखा था कि जब हम चाइना की जो सभ्यता की शुरुआत की थी अपनी, जो मतलब एकदम शुरुआत से, तो वो जो है उसके बाद में हुआ क्या, उसको हम देखते हैं आज, है ना। तो देखिएगा जैसे कि हमने देखा था कि वहां पर जो है जब जाओ डायनेस्टी वहां पर आती है, तो वहां पर जो है वो उसको क्या करती है, एक नई व्यवस्था शुरू कर देती है कि जो है उसका विकेंद्रीकरण कर देती है। विकेंद्रीकरण मतलब ये होता है, यानी जो शासन जो है एक जगह से चला जा रहा था, वो धीरे 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 क्या करती है, वो जो है अपने जो शासन व्यवस्था है उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। इसका मतलब ये होता है कि शासन जो व्यवस्था है वो एक आदमी में न रहकर बहुत सारे जो व्यक्ति हैं और बहुत सारे जो राज्य हैं उसमें बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है उसका विघटन होना शुरू हो जाता है। तो यही विघटन जो है कहलाता है आपका न्यू झाओ डायनेस्टी, जो लगभग 725 बीसी से लेकर 256 बीसी तक चलती है। और इसमें जो है होता क्या है, इसमें छोटे छोटे जो राज्य हैं वो बन जाते हैं, है ना। जैसे एक बात देख लेते हैं, देखिएगा यहाँ देखेंगे जो हमारी ये जो डायनेस्टी थी, ये बहुत बड़ी डायनेस्टी थी जाओ डायनेस्टी, और जो लगभग जो है इस तरह से जो है इस पर यहाँ पर कब्जा था। लेकिन जब ये इसका जो है डिसेंट्रलाइजेड हुआ, तो उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य ऐसे ऐसे बन गए, जिससे जो है ये छोटे छोटे राज्य भी अस्तित्व में आ गए, और ये अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर लिया इन्होंने।
तो इसके बाद ये जो है कहलाया हमारा न्यू जाओ डायनेस्टी, यानी न्यू जाओ, यानी इसको पीरियड बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये काल कहलाता है ना। तो हालांकि जो है यहाँ पर जो बात करें, अगर मुख्य रूप से जो इसके बाद में जो आया, यानी जब ये छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ चुके थे, उसके बाद में जब क्या हुआ कि जो एक मतलब कह सकते एक शक्ति ऐसी उभरी जिसने जो है इन छोटे छोटे राज्यों को जो है एकत्रित किया, यानी एकत्रित का मतलब ये है इन पर जो है अपना अधिकार जमाया और जो है एक नए वंश की स्थापना करके जो है शासन की शुरुआत की, और वो था आपका जिन या चिन डायनेस्टी। और चिन या जिन डायनेस्टी जो है ये लगभग 256 में अस्तित्व में आता है और लगभग 256 बीसी में और लगभग 206 बीसी तक चलता है, यानी लगभग जो है 50 साल तक चलता है ये। और इसमें जो है इसने क्या किया, इसमें जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको जो है सब पे अपना अधिकार करते हुए, एकत्र करते हुए जो है चीन को एकत्र किया, जिसका जो है ये कहा जाता है कि चीन का जो एकीकरण जो शुरुआत होती है वो यहाँ से पहली बार जो शुरुआत की गई चीन का एकीकरण को यहाँ से की गई। और इसी ने जो है इस जो क्षेत्र है इसको चाइना नाम दिया था इसी वंश ने। तो चाइना की जो नाम से शुरुआत होती है वही भी आपकी चिन या जिन डायनेस्टी से होती है। और एक मुख्य कार्य और यहाँ पर देखा गया कि इसने जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी इस वंश ने जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई, जो कि मुख्य शासक जो है इसकी शुरुआत करने के रूप में देखते हैं तो शी हुआंगटी रहे। तो शी हुआंगटी ने जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो है निर्माण कराने का कार्य शुरुआत की, जिसका जो है मुख्य उद्देश्य अगर हम जानते हैं माने तो वो देखेगा, क्योंकि ये जो चाइना है इसके उसके जो है पश्चिम उत्तर क्षेत्र में जो है बहुत सारी जनजातियां हैं, जिसमें जो है मुख्य रूप से है मंगोल जनजाति, है ना। तो ये मंगोल जनजाति थी, इसके बाद हूर जनजातियां हैं, तो हूर मंगोल इस तरह से बहुत सारी जनजातियां थी। तो इसको जो है एक प्रकार से कह सकते हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए मतलब जो चिन डायनेस्टी है इन्होंने क्या किया, चाइना के जो क्षेत्र है यानी उनका जो साम्राज्य है उसके चार तरफ जो है ये कहा कि मतलब ये निर्णय लिया कि जो है हम अपने मतलब जो साम्राज्य है उसके चार तरफ जो है एक ग्रेट वॉल बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो इन्होंने जो है शुरुआत की थी और ये जो है शुरुआत करते करते वो जो है बहुत लंबे समय में बनी है, ये कोई 2-4 साल में नहीं बनी है। जैसे जैसे राजा शासक होते गए हैं वैसे वैसे उन्होंने जो अपने साम्राज्य की मतलब कह सकते हैं मतलब सुरक्षा के लिए है जो उस मतलब जो दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसको निर्माण को आगे बढ़ाया है। तो ये हमने देखा, तो कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वैसे तो चिन डायनेस्टी से मानी जाती है ना। इसके अगर हम मुख्य विशेषता की बात करें तो देखिए मुख्य विशेषता में क्या है, इस काल में भी लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक विशेष धर्म आ गया है जिसको हम कहते हैं कन्फ्यूशियस धर्म और ताओ धर्म। ये कन्फ्यूशियस धर्म और ताओ धर्म जो है बौद्ध धर्म, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी यहाँ पर अस्तित्व में आ चुके थे, तो उसी के जो है समकालीन है ये कन्फ्यूशियस और ताओ धर्म जो है यहाँ अस्तित्व में आ चुका है। और यहाँ जो है प्राकृतिक पूजा के साथ साथ जो है कन्फ्यूशियस धर्म और ताओ धर्म जो है अस्तित्व में आ चुके हैं और साथ ही साथ जो है बौद्ध धर्म भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा विकसित हो रहा है। तो कहने का मतलब है अधिकांशतः तो लोग प्राकृतिक पूजा ही कर रहे हैं, लेकिन जो है कन्फ्यूशियस ताओ और बौद्ध धर्म यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है धीरे धीरे, है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस काल में जो है लोग पूर्वजों की पूजा करते थे, जैसे हमने पहले भी देखा था। इस काल में लोग जो है मरने के बाद जीवन में आस्था रखते थे और शवों को जो है दफनाते और गौ तो जलाते भी थे, ऐसा भी देखा गया है। वहीं अगर हम बात करें इसके काल में तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था या राजतंत्र की व्यवस्था है, जैसे हमने देखा कि जो है जितने भी प्राचीन राज्य हमने अब तक देखे हैं उसमें एक राजतंत्र की व्यवस्था नजर आ रही है। एक हमने जो है रोम साम्राज्य देखा था जिसमें जो है थोड़े समय के लिए जो है गणतंत्र की जो व्यवस्था है वहां पर नजर आई थी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राजा को, तो राजा को ईश्वर का जो है प्रतिनिधित्व माना जाता था, जैसा कि हमने अन्य उसमें भी देखा है ना। तो ये हमने देखा। इस काल में भी समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ नजर आता है, जैसे हमने देखा निम्न वर्ग में यानी लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास। वही लोअर क्लास में आपके आते हैं कृषक आते हैं, श्रमिक आते हैं, दास आते हैं। वहीं अगर हम मध्यम की बात करते हैं तो व्यापारी और शिल्पकारी आते हैं। और अगर हम बात करते हैं उच्च की तो उच्च में जो है शाही लोग, अधिकारी लोग, पुजारी लोग, ये लोग आ जाते हैं, है ना। इसमें अगर बात करें देखिए कन्फ्यूशियस धर्म जो है कन्फ्यूशियस द्वारा चलाया गया था और ये जो है एक व्यावहारिक धर्म था। ये ऐसा नहीं था कि जो है मतलब कह सकते हैं आध्यात्मिक हो कि हमारी जो है मनुष्य को एक मतलब मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ऐसा नहीं था। जो कि जबकि देखेंगे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है और ताओ धर्म, ये तीनों धर्म जो है कैसे धर्म थे, आध्यात्मिक थे। यानी मनुष्य के मतलब क्या करते थे, मनुष्य की जो मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से हो, यानी मनुष्य को जो है आत्मसंतुष्टि किस प्रकार से मिले, तो ये जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ताओ धर्म इस पर विशेष ध्यान देते थे। लेकिन जहां तक कन्फ्यूशियस धर्म की बात है तो वो एक व्यावहारिक धर्म था और जो व्यवहार में चीजें घट रही हैं
उसी पर आधारित जो है ये घटना मतलब उस पर कार्य करता था। तो ताओ धर्म की अगर हम बात करें, ताओ धर्म जो है लाओ से तुंग द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, और ये जो है जैसे मैंने बताया था ये एक आध्यात्मिक धर्म था जो बौद्ध और जैन धर्म की ही तरह था, है ना। तो ये हमने देखा। इसके बाद में होता क्या है, जब हम ये जो हम देख रहे हैं यानी चाइना डायनेस्टी, चिन डायनेस्टी जो आई, उसके बाद में जो है एक लंबे अंतराल में के बाद में लगभग 206 बीसी के बाद मतलब आसपास जो होता है, इसमें फिर से थोड़ा थोड़ा जो है विघटन सा होता है, और जो है इसके बाद में जो हम कह सकते हैं ये इंपीरियल जो है चाइना की शुरुआत होती है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। यानी हम प्राचीन जो इंपीरियल है, यानी प्राचीन साम्राज्य जो चाइना है, उसका हम आगे बढ़ेंगे, उसकी यानी उसका हम देखेंगे कि जो प्राचीन साम्राज्य है उसका क्या होता है। यानी जैसे जैसे उसका थोड़ा थोड़ा विघटन होता है, उसके बाद में फिर से जो है एक नई डायनेस्टी आती है, सुई डायनेस्टी, और वो सुई डायनेस्टी जो है इसको एक साम्राज्यवादी के रूप में इसको इकट्ठा करती है, उसका जो है फिर से विस्तार करती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यानी मतलब एंशिएंट तो उसमें आ जाएगा, वो एंशिएंट इंपीरियल चाइना में आएगा, तो उसकी हम बात करेंगे उसमें, है ना। अच्छा, अब बात करेंगे देखिए अमेरिकन सभ्यता की। तो अमेरिकन सभ्यता की अगर हम बात करें तो अमेरिका, जैसे कि हम मानते हैं जानते हैं कि जो अमेरिका है कॉन्टिनेंट, वो दो कॉन्टिनेंट के रूप में आता है। जैसे कि हम ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे देखिएगा आप, समझते चलिए, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से। तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका पार्ट, ये वाला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, है ना। तो ये दो कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखेंगे। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका की सभ्यता की, तो वास्तविक शुरुआत जो मानी जाती है इसमें भी जो है लौह युग में मानी जाती है। और इसकी अगर हम बात करें तो लगभग जो है 1000 बीसी के आसपास जो है ये अपने अस्तित्व में आई, उसका जो है क्रमिक विकास होता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं की, तो उसका एक बार हम देख लेते हैं। तो वही है, यहाँ पर सामान्यतः जो है सभ्यता के लोग जो है प्राकृतिक पूजा करते थे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे आदि की पूजा करते हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ के लोग भी जो है, क्योंकि सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, उस प्रकार जो है वहां पर ऐसा कोई ईश्वर की मान्यता, वहां पर किस प्रकार से क्या होना चाहिए कुछ समझ ही नहीं है लोगों को। तो उस प्रकार से जो है प्राकृतिक पूजा जो है सबसे पहला वहां पर देखने में आ रहा है ना। क्योंकि वहां पर एक मतलब कह सकते हैं पूर्ण विकसित जो है सभ्यता वहां पर अभी पनप नहीं पाई है ना। और इस प्रकार से देखें हम, इस सभ्यता में भी लोग जो है अपने पूर्वज जो मर जाते थे उनकी पूजा करते थे, यानी अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं, जो लोग मरणोपरांत जो है जीवन में विश्वास करते हैं, यानी मरने के बाद जो है शवों को जब दफनाते थे तो उनके साथ कुछ ना कुछ वो दफन करते थे, यानी रख देते थे। जैसे मान के चलिए कुछ बर्तन वगैरह रख दिए, कुछ जो मान लीजिए कुछ ऐसे हथियार वगैरह या कुछ भी रख देते, तो ऐसा माना जाता था कि जो है मरने के बाद में जीवन है और वो इसका प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये मान्यता थी। इसे अगर हम देखें तो सभ्यता जो है ये शुरू से ही हम देख रहे हैं कि जो सब शुरुआत सभ्यता हो रही है वो सब राजतंत्रात्मक है, यानी राजतंत्र की व्यवस्था नजर आती है, और राजा को जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता है। ऐसा जो है सभी सभ्यताओं में हमने देखा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर समाज की, तो समाज यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 वर्गों में बटा हुआ नजर आता है, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। निम्न वर्ग में वही आते हैं कृषक, श्रमिक और दास वगैरह, और व्यापारी और शिल्पकारी जो है मध्यम वर्ग में आ जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं उच्च वर्ग की, तो शाही और अधिकारी जो है पुजारी लोग इसमें आ जाते हैं। अगर हम बात करें ये सभ्यता जो है, सभ्यता की अगर हम बात करें, देखिए मुख्य सभ्यताएं, जो सभ्यताएं नजर आती है वो हमें कहाँ कहाँ पर कौन सी नजर आती है, एक बार देख लेते हैं। देखिए ये है एक्सिमो सभ्यता, यानी एक्सिमो सभ्यता है जो हमारी देखेंगे, जो हमारी हडसन खाड़ी है ना, हडसन के ऊपर जो खाड़ी है वहां पर उससे मिलती हुई, यानी लेब्राडोर के आसपास जो है वो दिखाई देगी आपको, है ना। और ये जो है एस्टेक सभ्यता एक आपकी देखिए मध्य अमेरिका में दिखाई देगी। आल्मेक सभ्यता जो है मेक्सिको और कनाडा, जो हमारा मेक्सिको और अमेरिका का जो कह सकते हैं एक प्रकार से जो मतलब सीमावर्ती क्षेत्र वहां पर जो है आल्मेक सभ्यता का जो है विकास होता है। अगर हम बात करते हैं माया सभ्यता की, तो माया सभ्यता है वो लगभग मेक्सिको वाले क्षेत्र में, यानी हम कह सकते हैं जो मेक्सिको का क्षेत्र है वहां पर जो है इस सभ्यता का विकास होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 4 सभ्यताएं जो हैं उत्तरी अमेरिका की सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी, ये हम देखा, एक्सिमो, एस्टेक, आल्मेक और माया सभ्यता। तो ये 4 जो सभ्यताएं हैं, इन्होंने जो है क्रम से जो है यहाँ पर और लगातार लगातार जो है, क्योंकि इनका विकास जो है बहुत मतलब एक मतलब कह सकते हैं धीरे धीरे हुआ है। तो ये जो है इनका जो है कह सकते हैं एक लंबे समय के बाद ही जो है पूर्ण विकसित मतलब कह सकते हैं मानव समाज जो है बहुत एक लंबे अंतराल के बाद में अस्तित्व में आया है। और जब ये एक मानव समाज जो है अस्तित्व में आया है, तभी जो है यूरोपियन लोगों ने इस पर जो है अपनी बस्तियां, इनको जो है अपने अधीन कर लिया।
जिसमें जो यूरोपियन बस्तियों की हम बात करें तो इसमें कौन से सम्मिलित थी, स्पेन है, इंग्लैंड है और पुर्तगाली है। इन लोगों ने जब यहाँ पर जो है इस सभ्यता, जैसे हम देखते हैं कि जब वास्को डिगामा वगैरह और इसके कोलंबस वगैरह ये सब लोग आते हैं और यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका की जो है बहुत सारी बस्तियां यहाँ पर देखते हैं, तो ये अपना जो है इस पर जो है अपना मतलब कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र जो है जमाना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं स्पेन वगैरह, इंग्लैंड वगैरह और पुर्तगालियों ने जो है इन सभ्यताओं पर अपना आधिपत्य कर लिया। और वहीं से हम जो है इसकी बात शुरुआत करेंगे, जब हम यहाँ पर जो देखेंगे आधुनिक समय में क्या होता है उत्तरी अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में, तब इसकी बात करेंगे। यानी लगभग जो है बात करें लगभग 1400 से, यानी 1000 बीसी से लेकर के लगभग 1000 बीसी से लेकर के और लगभग 1300-1400, यानी अगर हम बात करें 13वीं शताब्दी भी बात करें तो एडी तक, यानी 1300 एडी तक जो है लगभग ये इसी तरह से चलती रहती है। सभ्यता का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। लगभग 1300 जब सेंचुरी शुरू होती है, 13वीं सेंचुरी, तब जाके ये स्पेन जो है, इंग्लैंड जो है, पुर्तगाली जो है इन पर कब्जा कर लेते हैं और जो है अपने अंडर में लेकर के इन बस्तियों का विकास करते हैं, है ना। वही स्थिति यहाँ पर अगर हम देखें दक्षिण अमेरिका में भी वही होता है। इसमें भी हम दक्षिण अफ्रीका में भी देखें तो देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर एक मुख्य बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि देखिएगा ये जो माया सभ्यता है, माया सभ्यता में एक चिचेन इत्जा है मैक्सिको, यानी चिचेन इत्जा जो हम देखते हैं यहाँ पर अपने जो बहुत सारे मोमेंटम है तो उसमें भी देखा होगा आपने। और ये जो है एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ही फेमस, मतलब आर्किटेक्ट का बहुत ही फेमस, मतलब कह सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल नजर आता है चिचेन इत्जा, है ना। चिचेन इत्जा जो हमारा 8 अजूबों में भी शामिल है ना। तो ये हमने देखा है। तो ये कहाँ है, ये मैक्सिको में है और ये माया सभ्यता द्वारा, माया सभ्यता के लोगों ने इसको जो है निर्माण कराया था। तो ये हम देख लिया है। इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर आता है देखिएगा दक्षिण अमेरिका की सभ्यता। तो दक्षिण अमेरिका की सभ्यता भी वही है, लगभग जो है मान के 1800 बीसी के आसपास में जो है इसका अस्तित्व जो है मतलब अस्तित्व में आती है और इसका जो है क्रमिक विकास होता है। वही विशेषताएं जो हमने वहां पर देखी थी यानी उत्तरी अमेरिका में, वही विशेषताएं हमें नजर यहाँ पर भी आती हैं। जैसे मान्यता सामान्यतः लोग जो है प्रकृति पूजा करते हैं और इसके साथ ही साथ जो है लोग पूर्वजों की पूजा भी करते हैं। साथ ही साथ अगर मरने के बाद में जो है वो जीवन में विश्वास करते हैं और शवों को जो है दफनाते हैं। और जो मर जाता है व्यक्ति तो उसके साथ जो है बहुत सारी चीजों को वो वहां पर जो है उसके कब्र के साथ में रख देते हैं, ताकि वो ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद में जीवन है तो वो उसका प्रयोग कर सकें। तो ऐसा भी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं, है ना। तो इसके साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर जो व्यवस्था है, अगर मतलब राजनीतिक व्यवस्था देखें तो यहाँ पर भी राजतंत्र की व्यवस्था नजर आती है और राजा को यहाँ पर भी जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जा रहा है। तो लगभग जो है वही विशेषताएं इसमें नजर आती हैं जो हमारी उत्तरी अमेरिका में नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें इसमें देखिएगा समाज भी जो है यहाँ पर 3 वर्गों में बटा हुआ नजर आता है, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। यानी वही लोग जो कृषक, श्रमिक, दास वगैरह हैं वो यहाँ पर भी शामिल हैं। अगर हम बात करें व्यापारी और शिल्पकारी लोग जो है वो मध्यम क्लास में आ जाते हैं, यानी मिडिल क्लास में आ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें शाही लोग, अधिकारी लोग, पुजारी लोग, ये जो लोग हैं ये आपके हाई क्लास में आ जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता रही वो रही इंका की सभ्यता, यानी इंका सभ्यता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और इसकी अगर हम बात करें विस्तार की तो ये देखिएगा विस्तार जो है हमारा आता है यहाँ से लेकर के जो एंडीज श्रेणी है ना, अगर हमने देखे एंडीज श्रेणी इस तरह से बनती है। तो एंडीज श्रेणी की जो मतलब कह सकते हैं दाएं साइड में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्वी वाला भाग है इसके किनारे किनारे जो है ये इंका सभ्यता का विकास हुआ और धीरे 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 जो है ये लंबी फैलती चली गई। और खास तौर से ये जो देखिएगा कोलंबिया में, पेरू में, बोलिविया में फैली हुई थी ये जो सभ्यता है। उसके बाद धीरे 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 ब्राजील वगैरह और नीचे बोलिविया मतलब उरुग्वे, पराग्वे में सब में फैली है धीरे धीरे करके, है ना। इसमें एक विशेष रूप से बात ध्यान रखिएगा, जो ये सभ्यता है इसमें एक विशेष मतलब एक आर्किटेक्ट का नमूना नजर आता है, वो है हमारा माचू पिचू, है ना। तो माचू पिचू देखिएगा वैसे तो ये एक कह सकते हैं नेचुरल चीज है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें जो है मतलब एक प्रकार से मानव द्वारा भी निर्मित की गई हैं। तो माचू पिचू जो है वो पेरू में है और इसी जो सभ्यता इनका सभ्यता में इसका जो है निर्माण किया गया था माचू पिचू का, है ना। तो ये नजर आता है हमें, है ना। तो ये भी हमारा 8 अजूबों में शामिल है, आप देखेंगे तो ये देखिएगा। इसके साथ ही साथ वही चीज हमने देखा जैसे कि उत्तर अमेरिका में भी देखा था, वैसे ही हम दक्षिण अमेरिका में भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे इनका जो है इन सभ्यताओं का विकास हुआ है। लेकिन जो है क्योंकि ये एक कह सकते हैं जो मानव जो एक पूर्ण तरीके से जो विकसित नहीं हो पाई थी, जिसके कारण इनका जो है विकास धीरे धीरे होने के कारण जो है यूरोपियन शक्तियां विशेषकर जो है स्पेन, फ्रांस वगैरह और पुर्तगालियों ने, इंग्लैंड वासियों ने जो है इन बस्तियों पर जो है
अपना आधिपत्य कर लिया और इनके जो है अपना मतलब अंडर में रह करके इन बस्तियों को जो है विकास किया है। और जिसका जो है हम आगे बात करेंगे, लगभग हम जब 13वीं शताब्दी की बात करेंगे, यानी आधुनिक जो भारत आधुनिक जो मतलब बात करेंगे हम आधुनिक काल की, तो उस समय में हम इसकी बात करेंगे दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है और हमने उत्तरी अमेरिका में क्या हो रहा है, वो सब बात करेंगे हम आधुनिक काल में। तो ये चीजें हमने क्रमिक रूप से पढ़ी, तो समझी। इसमें जो है मैं आशा करता हूँ ये आपकी चीजें बहुत आसानी से समझ भी आ रही होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है इसमें लगभग लगभग समान सी नजर आ रही हैं। कोई ऐसी जो है इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि इसको जो है समझना बहुत मुश्किल होगा। बड़ी आसान है और बड़ी समझने की इसमें थोड़ी सी बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और आसानी से समझ आ जाएंगी, क्योंकि सामान्य बातें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो को जो है ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और आज मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को जो है वो शेयर भी करते रहें, ताकि जो है इसका जो मतलब कह सकते हैं इसकी जो जानकारी है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पहुंच सके और इसका जो है लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।